एल्टीग्रेट हिंदी सब्जेक्ट। आज हम बात करेंगे एल्टीग्रेट हिंदी की। हिंदी का सिलेबस क्या है और उसकी तैयारी कैसे करी जाए, उसके किस रणनीति के तहत उसकी तैयारी करी जाए, क्योंकि कंपटीशन में सारा खेल जो है वो रणनीति का होता है। एक कमेंट आया था आरती गुप्ता का कि सर जीएस और हिंदी की तैयारी कैसे करें बता दीजिए। तो देखिए, जीएस पे आपको कोई होमवर्क नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। जीएस का सारा परीक्षा पैटर्न जितना है, जीएस का जो बंद सिलेबस है उसको हमने खोल के बता दिया है और जीएस से संबंधित सारा मटेरियल हमने आपको अपने चैनल पर ही अपलोड कर दिया है। तो आपको कुछ नहीं करना है। और कुछ लोग कर रहे हैं कि आप तैयारी कराइए। देखिए, हमारा काम यह है कि जो जीएस का बंद सिलेबस है उसको हमने खोल दिया टॉपिकों में। अब आप और ये भी बता दिया है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी वो टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको भी हमने क्रमबद्ध रूप में ऊपर रखा है। और यहां तक कि ऐसे टॉपिक जो सिलेबस में नहीं है, जिनसे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको भी हमने मेंशन किया है। तो आप आंख बंद करके क्या करिए, जो जीएस के टॉपिक हैं उनको एक तरफ से किसी भी यूट्यूब वीडियो से, किसी भी किताब से, आप किसी से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको वहां पे यह भी बता दिया है कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक हैं। तो आरती का कहना है कि आप हिंदी की तैयारी कैसे करें। तो पहले हम चर्चा करते हैं थोड़े से हिंदी के सिलेबस को लेके। हिंदी एक ऐसा विषय है कि इसमें एल्टीग्रेट में फॉर्म वही अप्लाई कर सकता है जिसके पास बीए में संस्कृत रहा हो। ये बात तो क्लियर है कि बीए में हिंदी और संस्कृत होना चाहिए। एक कंडीशन में अगर बीए में संस्कृत नहीं है तो इंटर में संस्कृत होनी ही होनी चाहिए। वो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आप जिस बच्चे को हिंदी पढ़ाओगे उसके पीछे संस्कृत परिचायिका, संस्कृत दिग्दर्शिका चिपकी हुई होती है। तो वहां पे अगर आपको संस्कृत नहीं आती होगी तो समस्या ये आ जाएगी कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे। तो इसलिए उन्होंने ये अनिवार्य रूप से कर दिया है। तो हम बात करेंगे एल्टीग्रेट हिंदी सब्जेक्ट की। देखिए, जो हिंदी सब्जेक्ट है उसको 5 भागों में बांटा गया है, यानी 5 खंड उसमें महत्वपूर्ण रूप से हैं। किसमें? एल्टीग्रेट हिंदी में। जिसमें पहला खंड जो है साहित्य का है, यानी हिंदी का साहित्य। क्या कह सकते हैं इसे? हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या बताया उन्होंने? हिंदी साहित्य का इतिहास। दूसरा खंड है काव्य स्वरूप। क्या नाम है? काव्य स्वरूप, जिसमें आप काव्य के गुण दोष इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है हिंदी की विभाषाएं, देवनागरी लिपि इत्यादि। और चौथा इनका जो खंड है वो है व्याकरण। व्याकरण किसका है? ये आपका है हिंदी का। और 5वां खंड जो है वो है संस्कृत। क्या है? संस्कृत। मतलब आधा से कम 40% सिलेबस तो देखा जाए तो संस्कृत का हिंदी में है। तो इस तरीके से आपके ये 5 खंड हैं। तो पहला खंड क्या है? आपका हिंदी साहित्य। तो हिंदी साहित्य में आपको क्या पढ़ना है? हिंदी का इतिहास। हिंदी का इतिहास, ठीक है। थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब भी कर दे रहा हूं आपको, जबकि आपको समझने में आसानी रहे। तो पहला खंड क्या है? हिंदी का इतिहास, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास। आपने पढ़ाई होगा हाई इंटर में कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है। पहला काल आदिकाल, दूसरा काल भक्ति काल, तीसरा काल रीति काल, चौथा काल आधुनिक काल। तो उसी क्रम में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास रखा है, जिसमें आपको केवल आदिकाल पढ़ना है, भक्ति काल पढ़ना है और रीति काल पढ़ना है, ठीक है। आधुनिक काल को आपको अलग से पढ़ना है। अब आधुनिक काल के अंदर भी आप देख सकते हैं क्या है, भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, छायावाद है, छायावादोत्तर है, प्रगतिवादी है, प्रयोगवादी है और नई कविता का युग है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आप पढ़ेंगे खूब मन लगेगा। आदिकाल क्या क्या रचनाएं हैं, प्रमुख कवि कौन से हैं, आदिकाल का क्या नामकरण कैसे हुआ है, इसका एक नाम वीरगाथा काल भी है, ठीक है। और इसमें फिर आप दूसरे नंबर पढ़ेंगे भक्ति काल। क्या कहना, कबीर को पढ़ेंगे, सूर को पढ़ेंगे, तुलसी को पढ़ेंगे, बिहारी को पढ़ेंगे, आप इन प्रमुख कवियों को पढ़ेंगे। बिहारी जो हैं आपके रीति काल में, रीति काल में आप बिहारी को पढ़ेंगे, आलम को पढ़ेंगे, बोधा को पढ़ेंगे। और इसके बाद आधुनिक काल जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए और आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गए, और हिंदी के रचनाकार और उनकी रचनाएं। तो होता क्या है कि जब आप रचनाकार रचनाएं तैयार करते हो तो भूल जाते हो। इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा कि किस तरीके से रचनाएं और रचनाकार को याद किया जाए कि आप कभी भी ना भूलें। तो की ट्रिक ये है कि आपको ये वाला पोर्शन मजबूत करना पड़ेगा, हिंदी साहित्य का इतिहास। अब इतिहास में जैसे आदिकाल है तो आदिकाल की प्रमुख रचनाएं और उनके कवि, इस तरीके से आपके माइंड में पहले आदिकाल का फोल्डर बनेगा। आदिकाल किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, ठीक है। फिर उसके साथ जो रचनाएं हैं वो ऐड हो जाएंगी। दूसरा काल क्या है? भक्ति काल। भक्ति काल की 2 शाखाएं, कृष्ण मार्गी और राम मार्गी। तो उसी के अकॉर्डिंग आप हिंदी की रचना तैयार करोगे, ठीक है। इसके अलावा आधुनिक काल की रचनाएं, तो जो रचनाएं हैं उनको सेट करोगे किसमें? कालों के हिसाब से। दूसरा खंड है काव्य शास्त्र का।
काव्य शास्त्र क्या है? कविता करना आसान है, काव्य लिखना आसान है, काव्य शास्त्री होना कठिन है। काव्य शास्त्री वही बन सकता है जिसको रस की, छंद की और काव्य के सभी चीज़ों की क्या हो समझ होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल याद आ रहा है मुझे कि होता क्या है, एक बार जो श्रीहर्ष होते हैं, ये वाले श्रीहर्ष होते हैं, तो ये इनके रचना लिखते हैं, एक रचना लिखते हैं और इनके जो मामा होते हैं उनका नाम होता है मम्मटाचार्य, जो कि किसको लिखे हैं? काव्य प्रकाश को लिखे हैं। काव्य प्रकाश काव्य शास्त्र का एक बहुत ही बड़ा ग्रंथ है। तो जब ये अपना ग्रंथ लिखते हैं तो प्राचीन काल में भी ऐसा होता था कि जब ग्रंथ लिखा जाता था तो वो चेक करने के लिए किसी काव्य शास्त्री के पास जाता था ताकि उसमें जो कमियां हैं उसको बताया जा सके। तो जब ये श्रीहर्ष अपना ग्रंथ लेकर जाते हैं मामा मम्मट के पास में, तो वो उनका मजाक बना देते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम्हारे काव्य में इतनी गलतियां थी, इतनी गलतियां थी कि अगर मुझे पहले से तुम ले आते तो जो मैंने अपना काव्य प्रकाश लिखा था तो उसमें जो टॉपिक था काव्य के दोष, उसमें मैं सब कुछ तुम्हारा ही एग्जाम्पल ऐड कर देता। इसके बाद श्रीहर्ष ने क्या करा? व्याकरण पे पकड़ बनाई, रस पे पकड़ बनाई, छंद पे बनाई, अलंकारों पे बनाई और इसके बाद जब अच्छे से अध्ययन कर लिया और दोबारा से अपना नैषध चरितम लिखा और लिखने के बाद मामा के पास जब लेकर गए तो मामा अपना सर खुजलाने लगे, यानी सर खुजलाने लगे और उन्हें लगा कि ये बहुत उत्कृष्ट जो है ग्रंथ है और बेटा इसमें कोई गलती नहीं और पूरे संस्कृत साहित्य में केवल एक रचना है जिसको कहते हैं नैषध विश्व औषधम। नैषध विश्व औषधम। नैषध जो है वो विद्वानों के दिमाग की खुजली है, ऐसा वैसा आदमी नहीं पढ़ सकता जब तक उसकी व्याकरण में अच्छी गति ना हो, रस छंद अलंकार में अच्छी गति ना हो। तो यहाँ पे आप काव्य शास्त्र का स्वरूप क्या होता है, काव्य के गुण क्या होते हैं, काव्य का दोष क्या होता है, ये पढ़ेंगे। काव्य के स्वरूप में आप रस पढ़ेंगे, ठीक है, भरत मुनि। इसके अलावा छंद पढ़ेंगे, लक्षण उदाहरण और अलंकार पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाइए भाषा। आपने देखा होगा बीए करते हैं तो एक हिंदी के साथ हिंदी भाषा होती है। तो भाषा में क्या है? हिंदी की विभाषाएं, जिसमें बोलियां, ठीक है, ब्रज बोली, ठीक है, क्या हो गई? बोलियां हो गई, बुंदेली हो गई, ठीक है, मैथिली हो गई, मगही हो गई। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे? हिंदी की बोलियों को समझेंगे, शब्द संपदा यानी शब्द संपदा वर्ड मीनिंग उसके देखेंगे, हिंदी की ध्वनियां देखेंगे और देवनागरी लिपि की नामकरण कैसे हुआ, देवनागरी लिपि का नामकरण कैसे हुआ, कैसे कैसे इसका विकास हुआ, नागर, देवनागर, गुजरात, ठीक है, ज़्यादा डीप हो जाएगा, बाकी आप पढ़ेंगे। मतलब ऐसा ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि पूरा मजा आएगा। इसके बाद व्याकरण, हिंदी के व्याकरण में रस हो गया, हिंदी के व्याकरण में संधि हो गई, समास हो गए, कारक हो गए, विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए, ठीक है, विभक्ति हो गई। इस तरीके से आपको पूरी हिंदी की व्याकरण है। और फिर आ जाइए संस्कृत साहित्य का इतिहास, यानी संस्कृत साहित्य भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें रचनाएं और रचनाकार, रचनाकार आपको स्वयं तैयार करना पड़ेंगे और कुछ कवि विशेष रूप से पढ़ना पड़ेंगे, जिसमें कालिदास हैं, भवभूति हैं और माघ हैं, डांडी हैं, श्रीहर्ष हैं, बाणभट्ट हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कवि हैं, बहुत ही मजेदार कवि हैं कालिदास। मेघदूत तो आपने इनका पढ़ा ही होगा। उपमा कालिदास पूरे संस्कृत साहित्य में अपनी उपमाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। भवभूति कहा जाता है, इन्होंने पत्थरों को भी रुला दिया। और इसके बाद बात आती है माघ की। कहते हैं ना कि कालिदास का क्या है? माघ, माघे संति तिरियो गुणा, माघे संति तिरियो गुणा। माघ में तीनों कवियों की पावर है, कालिदास की भी है, डांडी की भी है, भवभूति की भी है। और इसके बाद देखिए अगला है श्रीहर्ष। अभी हमने बात कही थी नैषध चरितम इनका ग्रंथ है। और फिर महाकवि बाणभट्ट इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये आपका क्या हो गया? सिलेबस। अब बात आई कि क्या रणनीति बनाई जाए, कैसे सिलेबस को तैयार किया जाए। तो आपको 8 स्टेप से गुजरना पड़ेगा, जैसे कि हर सब्जेक्ट में आपको गुजरना होता है। जिसमें पहला है रुचि। पहला क्या है? रुचि। तो सबसे पहले आपको अपनी रुचि डेवलप करना पड़ेगी। और रुचि डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप हिंदी साहित्य के इतिहास को एक बार पढ़ लीजिए अपने माइंड से। ये सब हटा के कि मैं एग्जाम देना है, कुछ भी करना है, तो इस तरीके से मारने मत सोचिए। एग्जाम देना है, पहले आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ के देखिए, तो आपको मजा आएगा कि जो वीरगाथा काल है, आदि काल है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, किस तरीके से उसके कवि हुए हैं, उन्होंने क्या क्या साहित्य लिखा है। जैसे अल्लाह खंड लिखी गई है, तो वो सब बड़े अच्छी पंक्ति है कि 8 की क्या नाम है, कुकर जीवे और 18 वर्ष तक क्षत्रिय जीवे। तो अच्छी अच्छी पंक्तियां हैं। आप भक्ति काल को पढ़ सकते हैं, आपको रुचि आ जाएगी। और आने के बाद मुझे नहीं लगता कि हिंदी के लिए किसी भी मोटिवेशन या रुचि की आवश्यकता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और आप हिंदी को क्या है, अपनी रुचि डेवलप करिए। कैसे करिए? हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ के और उपन्यास पढ़ के और हिंदी के कवियों के बारे में जान के। बहुत बड़ा क्षेत्र है, इनके कवि सम्मेलन होते हैं। और इसके अलावा
और भी बहुत सी ज़्यादा पंक्तियाँ उंक्तियाँ सब रहती हैं, जितने भी सॉन्ग हैं वो भी लिखे जाते हैं, सब हिंदी वाले होते हैं। तो इस तरीके से क्या है, आप अपनी रुचि डेवलप कर लीजिए, पहला काम। दूसरा काम करिए, अपना ओरा बनाइए। ओरा बनाने का मतलब है घर का या कमरे का कोई एक कोना पकड़ लीजिए और आपकी जो टेबल है उस पर ये सारी बुकें होनी चाहिए। आपकी जो कुर्सी मेज है उस मेज पर ये सारी बुकें होनी चाहिए और आपके 10 ईयर होने चाहिए। और आपको तीसरा काम यह करना है, क्या करना है तीसरा काम, कि आपको यह देखना है कि आप कौन कौन से एग्जाम जो है वो दे सकते हैं, आप कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं। क्योंकि जब आपके दिमाग में यह पता लग जाएगा कि इस हिंदी साहित्य को तैयार करके, इस हिंदी के सिलेबस तैयार करके मैं कुल 10 एग्जाम दे सकता हूं या दे सकती हूं, तो आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करेगा कि तैयारी एक है और एग्जाम कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं। तो आप कौन कौन सा एग्जाम दे सकती हैं, तो देखिए, पहला एलटी ग्रेड का, दूसरा टीजीटी हिंदी, तीसरा आपका क्या हुआ, केबीएस हिंदी, फिर एनवीएस हिंदी, टीजीटी हिंदी, इसके बाद ईएमआरएस, ठीक है, आप ईएमआरएस दे सकते हैं। इसके बाद गेल वेल सेल होते हैं, जो उपकरणों वाले स्कूल होते हैं, जो भी केंद्र सरकार के होते हैं, इसको आप दे सकते हैं। इसके बाद आपके आश्रम पत्ति के जो विद्यालय होते हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि बहुत से ऐसी जगह हैं। इसके अलावा एडिड जूनियर में आप अप्लाई कर सकते हैं, और जो अल्पसंख्यक इंटर कॉलेज होते हैं वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं केवल एक सिलेबस से। और फिर क्या करिए, इन सारे सिलेबसों को आप निकाल लीजिए और क्या करिए, उनको व्यवस्थित करिए। ये देखिए कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो हर एग्जाम में आ रहे हैं, तो आपको पता लगेगा कि सभी टॉपिक हर एग्जाम में आ रहे हैं, यानी एक तीर से कई शिकार हो जाएंगे। इसके बाद क्या करिए, आप पुराने साल के पेपर निकाल लीजिए। मैं तो बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत से लोग दंग हैं। अभी मैं कमेंट पढ़ रहा था तो उसमें भी कह रहे थे सर एक ही पेपर हुआ है 18 का। जब 18 का एक पेपर हुआ है तो हमने फिर परीक्षा पैटर्न बना कहां से लिया। अभी आपको मैं एक और वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा कौन कौन सी सन में पेपर हुए हैं एलटी ग्रेड के। देखो बेटा, बात तो वही है ना कि अगर जो भी लोग कोचिंग पढ़ा रहे हैं या अपने पेड बैच दे रहे हैं, वो अगर ये चीज आपको बता देंगे कि ये 10 ईयर के ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, सिलेबस है, फिर तो आपको सेल्फ स्टडी से ही काम हो जाएगा। आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि आपको पता लग जाएगा कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। और क्या पुराने, आपकी समस्या क्या है कि आप मटेरियल को पढ़ने के बाद श्योर नहीं हो पाते हो क्वेश्चन यहां से आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन जब आप 10 ईयर को देख लोगे और देखने के बाद आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि ये मटेरियल सफिशिएंट है या नहीं है, या अपने आप में पूरा है नहीं है, और जब ये पता लग गया और आपका मटेरियल सही हो गया, फिर तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो आपको पुराने साल के पेपर में किसका लेना है, एलटी हिंदी का लेना है, जीआईसी हिंदी का लेना है, और किसका लेना है, टीजीटी हिंदी का लेना है, और आपको आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो होता है हिंदी, इसका पेपर लेना है, और अन्य राज्यों के टीजीटी पीजीटी के पेपर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, बुक लिस्ट। बुक लिस्ट में मैं आपको बताऊं, आपके पास सबसे पहले तो हाई स्कूल की हिंदी की किताब होनी चाहिए। ठीक है, बल्कि हाई स्कूल की नहीं, आप 9th से ही शुरू कर दें। आपके पास 9th की होनी चाहिए, हाई स्कूल की होनी चाहिए, और इंटर की। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आप टीचर बनोगे कक्षा 9-10 के ही बनोगे, तो जो उसके राइटर हैं, उसका जो साहित्य है, उसी के बारे में वो डीप तरीके से पूछेगा लेवल पे। तो आपके पास कक्षा 9, 10, 11, 12 की किताबें होनी चाहिए। इसके बाद बीए हिंदी के 3 सालों का कोर्स। ये जो नया सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है, ये वाली किताबें नहीं चाहिए। जो पुराना सिस्टम चल रहा था जिसमें 3 साल का बीए होता था, ये किताबें चाहिए। इसके बाद आपको एमए हिंदी की किताबें चाहिए 2 साल की। ठीक है, इसके बाद कोई भी एक गाइड ले लीजिए एलटी करके, जिसमें ये सारे का सारा सिलेबस हो। तो इतना मटेरियल आपके पास होना चाहिए, बेसिक मटेरियल है। इसके बाद कुछ स्पेशल बुकें आती हैं चीज़ों के लिए, वो भी आप ले सकते हैं। स्पेशल बुकें कौन कौन सी हैं? जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास तैयार करना है, तो इसके लिए जो सबसे बेहतर बुक है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ले सकते हैं आप इन तीनों पोर्शन के लिए। और आपकी डॉक्टर नगेंद्र की है, डॉक्टर नगेंद्र, बहुत बड़े हिंदी के आलोचक हैं, डॉक्टर नगेंद्र की ले सकते हैं। इसके अलावा जो काव्य का गुण दोष और काव्य है, तो इसकी हिंदी काव्य शास्त्र करके एक किताब आती है, हिंदी काव्य शास्त्र की। ये अलग से भी किताबें मिल जाएगा, और जो आपकी बीए है इसमें भी मिलेगा, एमए में भी मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जो हिंदी की विभाषाएं हैं, तो जो लोग हिंदी से बीए करते हैं तो 2 हिंदी होती हैं, एक हिंदी साहित्य और एक हिंदी भाषा। तो ये आपको हिंदी भाषा में मिलेगा। किसमें मिलेगा? हिंदी भाषा की किताब में ये किताब लें। हिंदी व्याकरण के लिए आप कौन सी ले सकते हैं? डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की ले सकते हैं। किनकी ले सकते हैं? पीसीएस लेवल की बुक है, बहुत मस्त बुक है, डॉक्टर वासुदेव नंदन,
वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक ले सकते हैं। और संस्कृत साहित्य के लिए आप कोई भी बुक जो संस्कृत की अच्छी बुक है आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है, किसी भी प्रकाशन की ले सकते हो, वरना कुछ ज्यादा खास नहीं है। व्याकरण के लिए हाई स्कूल इंटर की बुक काफी है, और रचनाकार के लिए आप नेट पर डाल दो, गूगल कर लो, संस्कृत के प्रमुख रचनाकार वो आ जाएंगे। और नहीं मिले तो मुझे मैसेज कमेंट कर देना, ये मटेरियल मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। अगर ये मटेरियल कहीं नहीं मिले तो कमेंट कर देना, आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। व्याकरण आपको तैयार करना है, अनुवाद तैयार करना है, ठीक है। और कवि जो है कालिदास, भवभूति, माघ, डांडी, श्रीहर्ष और बाणभट्ट, ये तैयार करना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास किताबें हो गई, पुराने साल के पेपर हो गए, अब आपको पेपर हल करना है, जिसमें पहला पेपर आप हल करेंगे एलटी का, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि एलटी के पेपर हुए कहाँ, एक ही पेपर हुआ है, वो भी मैं अभी बताऊंगा कई पेपर हुए हैं। तो फिर आपको एलटी का पेपर, पहला पेपर एलटी का हल करना है, दूसरा किसका करना है, जीआईसी प्रवक्ता का करना है, वो भी हिंदी का, और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का करना है, टीट करना है। और आपको पहले राउंड में एलटी का ही पेपर, जो 6 पेपर हैं एलटी के, उनको सॉल्व करना है और अपना लेवल पता लगाना है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। और हाँ, इस रुचि से पहले आपको अपना मूल्यांकन भी करना पड़ेगा। क्या? मूल्यांकन में क्या करेंगे, 2018 का एलटी गेट का पेपर आप हल करेंगे तो आप पता लगाएंगे कि जीएस में कितने नंबर आ रहे हैं और आपके सब्जेक्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। अब जब आप पेपरों को हल करेंगे, जो 10 ईयर हैं इनके, 10 ईयर का मतलब कहते हैं 10 ईयर जो भी 5 या 6 जो पेपर हुए हैं, अगर आप हल करेंगे तो आपको 2 बातें पता लगेंगी कि एक तो वो टॉपिक कौन से हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, पहला काम ये पता लगेगा। दूसरी बात ये पता लगेगा कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो आपके वीक हैं, जहां से आपके क्वेश्चन बिगड़ गए, आपको वो आते ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपको 2 चीजें पता लग जाएंगी कि आपको पहले नंबर पे कौन सा टॉपिक करना है, और दूसरा क्या करना है, कौन से टॉपिक आपके कमजोर हैं। और तीसरा काम आपको यह करना है, जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो आप एक A4 का पेज ले लीजिए। आपने एक A4 का पेज ले लिया, इसके ऊपर लिख दिया हिंदी साहित्य का इतिहास। अब आप देखिए कि इसके क्वेश्चन जितने एलटी में आए हैं, जीआईसी में आए, टीजीटी में आए या अन्य एग्जामों में आए, उसको आप लिस्टिंग कर सकते हो बनलाना बना के। इससे क्या फायदा होगा, जैसे ही आप ये सब करोगे तो आपका मॉडिफाई सिलेबस तैयार हो जाएगा। इसमें क्या होगा, आपका व्यवस्थित हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा आ रहा है। हर टॉपिक के बराबर चोट नहीं करना है, तो जो सबसे ज्यादा आ रहा है वो आपको पता लग जाएगा। दूसरा काम ये हो जाएगा, आपको वीक टॉपिक पता लग जाएंगे। तीसरा काम आपका क्या हो जाएगा कि जो आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा, यानी जो लोग बाद में ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगाते हैं वो काम आपका पहले तैयार हो जाएगा। इसके बाद आप तैयारी शुरू करेंगे। अब तैयारी कैसे शुरू करेंगे, आपको पहले टॉपिक करना है हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या करना है, हिंदी साहित्य का इतिहास। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डायग्राम तैयार करेंगे। क्या करेंगे, डायग्राम तैयार करेंगे। डायग्राम क्या हो गया इसका, हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला हो गया आपका आदिकाल। क्या हो गया, आदिकाल, ठीक है, आदिकाल। तो अब आदिकाल में आप जो देखोगे कि जितने भी एलटी के में आदिकाल से कैसे क्वेश्चन आए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आए, जीआईसी प्रवक्ता में कैसे आए, तो उनको आप एक पेपर पर नोट कर रखे होगे। अब आप आदिकाल पढ़ने जाओगे तो उससे पहले आपको पुराने साल के क्वेश्चन तैयार करना है, याद करना है। अब आपको पता लग जाएगा वो ऐसी कौन सी किताब है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल से फंस रहा है, या डॉक्टर नगेंद्र से फंस रहा है, या इंटर से फंस रहा है, या बीए से फंस रहा है, या एमए से फंस रहा है। इसके बाद आपको सटीक सामग्री आपके पास आ जाएगी, आपको पता लग जाएगा, बस उसी किताब से पढ़ना है और नोट्स बनाना है। दूसरा क्या होगा आपका, भक्तिकाल। भक्तिकाल की 2 शाखाएं हैं, एक राम मार्गी, एक कृष्ण मार्गी। तो इसी तरीके से जो जो आप टॉपिक तैयार करोगे उससे पहले आप क्वेश्चन तैयार करोगे। इससे आपको मटेरियल के बारे में पता लगेगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है आपके पास हिंदी के नोट्स बने हों, या आपने किसी कोचिंग से नोट्स खरीद लिए हों, या कोई गाइड लेके आए हों। तो जैसे ही पुराने साल के क्वेश्चन पेपर पे उसकी कसौटी कसोगे, उसको परखोगे, आपको सटीक पता लग जाएगा कि वो मटेरियल पूरा है या नहीं है। इसी तरीके से आप क्या करोगे, टॉपिक को डिसाइड करोगे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद उसके क्वेश्चन देखोगे, और देखने के बाद मटेरियल डिसाइड करके उसको तैयार करना शुरू कर दोगे, और धीरे धीरे आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से आपका हिंदी का सिर्फ तैयार करोगे तो आपका हिंदी एलटी गेट तो क्वालिफाई होगा ही, और अगर एलटी गेट से पहले टीजीटी आती है, टीजीटी भी क्वालिफाई होगा, एकलव्य आदर्श विद्यालय भी हो जाएगा, और जो अन्य भर्तियां हैं उसमें भी काम हो जाएगा।